अगर उनके पासिंग मार्क्स 32.5 हैं तो जो बड़े सगीर के लोग हैं उनके इनसे कम रखे जाएँ कि हम 1862 से लेकर 2020 तक इसी 33 नंबर्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करता है, एक जो हाई प्रोफाइल बच्चा है उसको भी, एक जो लो ग्रेड बच्चा है उसको भी। हमारे पास ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास हमारा जो वर्ल्ड रैंक है इस वक्त एजुकेशन सिस्टम का वो 136 है और हम यूनाइटेड नेशन में जो है वो 113 नंबर पे हैं। हम गरीब लोगों के लिए ना 5 क्लासें ही 16 के बराबर होती हैं और तेरे चाचे की कुड़ी ने 200 नंबर ले लेना तो तू कंपटीशन है कि तुमने उससे ज़्यादा लेने हैं। उसके लिए तो ये एक रेस है, चाहे वो उसको विन कर ले चाहे वो फिनिश लाइन से पहले खुद को डेर कर दे। रिसेंटली एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प्ट की और वो एक कागज़ का टुकड़ा छोड़ के गया। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है जिसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा, एक बच्चा होता है कमाऊ पूत। घर वाले जो होते हैं पूरी ज़िंदगी इन दोनों का कंपैरिजन करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ रिदा, आई बिलोंग टू स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं उनका नाम है जी मुदस्सिर इकबाल चौधरी। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है जी एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और मुदस्सिर साहब हमारे साथ जो है वो इस टॉपिक पे अपने जो है जज्बात का, अपने ख़यालात का जो है वो इजहार करेंगे। कुछ हम उनसे सवालात करेंगे, कुछ हम उनकी सजेशंस लेंगे कि वो इस पर किस तरह रोशनी डालते हैं और कुछ हमारे जो मसाइल हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे एरिया के जो एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज हैं हम कोशिश करेंगे कि हम उन पर जो है वो काम कर सकें। तो मुदस्सिर साहब, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को आप किस तरह देखते हैं? अगर हम पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को देखें तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हेड मास्टर्स होते हैं उनकी हर मंथ एक मीटिंग होती है और फॉर्चुनेटली मैं भी उस मीटिंग में इनवाइटेड था। वहाँ पे मैंने एक बात की कि 1860 में जो हमारा बरे सगीर था, यहाँ पे जब ब्रिटिश रूलर से कि जो बरे सगीर के लोग हैं, बरे सगीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रिटिश से अंग्रेज़ों से अक्ल में आदि होते हैं, ठीक है। तो उनके मुताबिक ये था कि अगर जितने भी जो ब्रिटिश लोग हैं, जितने भी ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पासिंग मार्क्स 32.5 हैं तो जो बरे सगीर के लोग हैं उनके इनसे कम रखे जाएँ। अब जो ब्रिटिश के लोग थे उनके जो पासिंग मार्क्स थे वो थे 65, यानी कि 100 में से 65 नंबर उन्हें हासिल करने होते थे और वो पास थे। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये जो बरे सगीर के लोग हैं ये अक्ल में हमसे आधे हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात करनी पड़ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके लिए 65 मार्क्स हैं तो बरे सगीर के बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट के लिए 32.5 मार्क्स रखे जाएँ, यानी कि आउट ऑफ 100 32.5 वाला जो होगा वो पास होगा। अब चेकिंग में मसला आता था कि ये 32.5 वाला क्या लॉजिक है, 0.5 वाला, तो फिर टीचर की आसानी के लिए इसको बढ़ाकर उन्होंने 33 कर दिया गया। अब ये बात कब की है? ये बात है 1862 की। 1860 में 32.5 तक हुआ और 33 हुआ 1862 में। अब क्या है 2020। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी बेबसी का इससे बढ़कर और क्या आलम हो सकता है कि हम 1862 से लेकर 2020 तक इसी 33 नंबर्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसी 33 मार्क्स चाहिए स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत को मापने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपने टैलेंट को बाहर लेके आने के लिए, जिसके लिए कोई नई पॉलिसीज़ जो है वो मुतारफ़ नहीं करवाई गई। सर, आपने बात की कि आप पासिंग क्राइटेरिया जो था वो 33 रखा गया था। सर देखें, हमारे पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ पासिंग परसेंटेज ही लेते हैं, ठीक है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो 90s 80s की लाइंस में जाते हैं। तो अगर हमारा पासिंग क्राइटेरिया ही 33% है तो फिर जब हम जॉब्स के लिए जाते हैं, हम फर्दर एडमिशन्स के लिए जाते हैं तो हमें जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपका मेरिट ही नहीं बन रहा। ये मेरिट वाला क्या सीन है, क्या चक्कर है? या तो फिर आप मेरिट ही उतना रखें ना कि इतने पे जाएं, 65 पे पास करें या 90 पे पास करें, ताकि बच्चा जाए दोबारा स्ट्रगल करे, मेहनत करे और फिर आए। लेकिन ये जब 33% पे आप रख देते हैं तो फिर आगे जाके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रीज़न क्या है? अब इसमें मिस्रिदा देखें, 2 स्कूल ऑफ थाट्स हैं। पहला जो स्कूल ऑफ थाट्स है उसके मुताबिक हमारा जो बच्चा है वो एक्सीलेंट होना चाहिए,
उसे मैक्सिमम जो स्कोर हैं, मैक्सिमम जो ग्रेड्स हैं वो हासिल करें। इसीलिए उसे आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, उसे अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं वो उसको हायर करेंगे और उसकी जो काबिलियत है वो उसके मार्क्स के मापी जा सकती है। अब जो दूसरा स्कूल ऑफ थाट है वो क्या है, जिस तरह आप कहती हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेता है, उसकी भी एक वजह है और वो सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करता है। एक जो हाई प्रोफाइल बच्चा है उसको भी, एक जो लो ग्रेड बच्चा है उसको भी। अब बच्चे के जहन में जब मैट्रिक के इम्तहानात के बाद फ़ौरन ही ये बात डाल दी जाए कि बेटा तुम सिर्फ मैट्रिक करनी थी, तुमने कर लिया है, हमें तुमसे यही कुछ चाहिए था। ये एक बच्चे को आप बचपन में ये समझा दें कि बेटा तुमने सिर्फ मैट्रिक करनी है, तुमने सिर्फ मैट्रिक पास करनी है, उसके बाद तुमने हमारे काम में हाथ बटाना है या तुमने बिज़नेस करना है। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको एग्जांपल कोट करूंगा कि एक स्कूल में विज़िट के दौरान मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हो। वो 4 क्लास का बच्चा था। तो जब मैंने उससे पूछा ना कहाँ तक पढ़ना चाहते हो, तो उसने आगे से जवाब दिया कि सर जी 5वीं क्लास तक। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये 5वीं क्लास तक का क्या मामला। मैंने कहा ये क्या मतलब क्या है इस बात का। तो उन्होंने कहा सर जी क्लासां तो 5 ही होंदियां। तो मैं मुस्कुराने लग गया कि मैंने कहा आपको किसने कहा है कि जो जमातें हैं वो 5 होती हैं। तो उसने कहा मेरे वालिदैन ने। मैंने कहा वो क्यों? कहता मेरे वालिदैन भट्ठे पे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो मुझे पढ़ा नहीं सकते। तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा हम गरीब लोगों के लिए ना 5 क्लासें ही 16 के बराबर होती हैं। तो जब 2 स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिए, एक स्टैंडर्ड में बच्चे को आपने कह दिया कि आपने सिर्फ मैट्रिक करना है, तो वो बच्चा क्या मेहनत करेगा? अच्छे मार्क्स हासिल करेगा? वो क्या किसी भी असेसमेंट टेस्ट के लिए या किसी भी लैब टेस्ट के लिए, गैट टेस्ट के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसकी स्ट्रगल यहीं तक होगी कि वो ख़ुद को मैट्रिक तक पहुंचा ले। अब जो दूसरा स्टैंडर्ड है हाई प्रोफाइल वाला, मैंने आपसे डिस्कस किया, जब एक बच्चे को ये कह दिया जाए कि तुमने 100 में से 90 नंबर लेने हैं, तुमने 1000 में से 900 मार्क्स अचीव करने हैं, ठीक है। और एक हमारा बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है हमारे ख़ास तौर पे देहात में, और तेरे चाचे की कुड़ी ने 200 नंबर ले लेना कि तू कंपटीशन है कि तुमने उससे ज़्यादा लेने हैं ताकि हमारी जो नाक है वो ना कटे। जब आपने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे घर वालों ने, पेरेंट्स ने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो बेचारा तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट है, वो क्या करेगा? उसके लिए तो ये एक रेस है, चाहे वो उसको विन कर ले, चाहे वो फिनिश लाइन से पहले खुद को ढेर कर दे। सर आपकी बात आपने बहुत अच्छी थी। आपने एग्जांपल दी ना कि वो बच्चे की जो 5 व्यूज़ ने, उसके एक्चुअली प्रॉब्लम है कि उसकी माइंड सेटिंग थी बचपन से। तो हमारी सोसाइटी का एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हम बच्चे को बचपन से उसके माइंड में ये चीज़ डाल देते हैं कि तुम बड़े होके डॉक्टर बनोगे, तुम बड़े होके इंजीनियर बनोगे। ये बचपन से डाला जाता है। हालांकि बच्चा बड़े होके जो है वो कुछ और बनना चाहता है, वो आर्ट में जा सकता है। देयर आर सो मैनी वास्ट फील्ड इन पाकिस्तान, नॉट अलॉन्ग विद वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी बहुत सारी हमारी फील्ड्स हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़। हम जा रहे हैं, बल्कि जो हमारी फीमेल्स हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स में जा रही हैं। आप देखिए हमारे पास पायलट्स हैं, फीमेल पायलट्स हैं, इसके अलावा आर्मी में जा रही हैं। तो ये बच्चे की जो माइंड सेटिंग बचपन से ही कर दी जाती है, बच्चा जब बड़ा होता है फिर वो डेविएट हो जाता है। आप इस पॉइंट को किस नज़र से देखते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहली वजह जो मैं आपको बताऊं, अगर मैं ये समझूं, आपका जो घर होता है ना, सबसे पहली दरसगाह वो होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी सोसाइटी, जिसे हम माशरे का नाम देते हैं। अब इस घर में, इस माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो रहते हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इन केस हमारा जो जज करने का तरीका कार है ना कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, वो पता क्या है? वो ये है कि उसके किसी रिश्तेदार ने, किसी उसके दोस्त ने, आपके किसी चाचे के बेटे ने, फूफो के बेटे ने अच्छे ग्रेड हासिल करने के बाद, साइंस सब्जेक्ट रखने के बाद, मेडिकल करने के बाद MBBS किया और आज वो इतने पैसे कमा रहा है। तो घर वालों के लिए, माशरे के लिए इससे बड़ी एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती। वो कहेगा कि मेरा बेटा भी अगर सेम यही लाइन चूज़ करेगा तो ये कामयाब होगा। तो क्या कभी हमने बेटे से पूछने की कोशिश की? कभी हमने बेटी से पूछने की कोशिश की कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ है? अब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, रहा हूं। मेरा जो MBA है वो मार्केटिंग में है, MPhil मेरा जो मार्केटिंग में है। अब कोई मुझसे ये सवाल करे कि ये जो आपका राइटिंग है, आप लिखते हैं, आप ये किताब लिख रहे हैं, कोटेशन लिख रहे हैं, आपकी ये पब्लिक स्पीकिंग है, इसका तो दूर दूर तक इस चीज़ से लिंक ही नहीं बनता। तो ये सबसे पहली जो बात होती है वो होती है फोकस। और अपने कैरियर को लेकर ये फोकस घर वालों को नहीं होता, ये स्टूडेंट का होता है।
तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट से पूछना चाहिए, अपने बेटे से बेटी से पूछना चाहिए कि उसकी जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है वो कौन सी है, उसके मुताबिक उसको सब्जेक्ट चूज़ करने दें। अब मैंने आपको फिर वही मैं बात दोबारा रिपीट करूँगा कि जब तक ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला ख़त्म नहीं होगा ना, स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड में नहीं जा सकेगा। क्या वजह है कि वो, मैं फिर वही बात कोट करना चाहूँगा कि तुम्हारे चाचे की बेटी ने साइंस के साथ इतने नंबर लिए हैं, अगर तुमने भी ना लिए तो बात तो बिल्कुल गलत है। और दूसरी जो आपने बात की कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो आपके लिए हैं, तो डेफ़िनेटली सबसे पहली फील्ड होती ही वो है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, आप अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, आप मेडिकल के हैं, आप कंप्यूटर साइंस के हैं, तो सबसे पहले आपका ये हक बनता है कि आप ख़ुद की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको सर्च करें। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे हमारा जो आजकल का यूथ है, अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल के नहीं आएगी। सबसे बड़ा अलमिया पता है हमारा क्या है, मैं आपको बताऊँ कि स्टूडेंट्स को या मुझको, आपको, माशरे में जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको जॉब क्यों नहीं मिलती? आपको 100% आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। वो बात ये है कि अप्लाई किया है, वो जॉब आई है मैंने अप्लाई की है, उसमें जॉब आई है मैंने अप्लाई किया है, अब टेस्ट दूंगा, देखते हैं क्या होगा। अपॉर्चुनिटी आपको कभी खुद नहीं ढूंढेगी, आपको खुद उसको ढूंढना पड़ेगा। सर आपकी बात से मुझे वो पंजाबी की कोटेशन याद आ गई ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है तू हीला करते मैं वसीला बनना है ना, तो स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है। सर आपकी बातों से आपने जो एग्जांपल्स दी, आपने मुझे एग्जांपल दी कि वो कंपटीशन की बात हो रही थी ना कि चाचे दी तीदे इन्ने नंबर आए गए थे तेरे तो ज़्यादा ने, तो वो हमारा माइंड सेट जो है वो कर दिया जाता है बचपन से। सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक माइंड सेट बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर, इस चक्कर में बच्चे का माइंड लेवल इतना होता नहीं है, ठीक है, वो बच्चा कुछ और बनना चाहता है, इस चक्कर में वो और पढ़ता है, स्ट्रेस लेता है, ज़्यादा नंबर ना आने के चक्कर में बच्चे जो है वो सुसाइड भी अटैम्प्ट करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है कि लास्ट ईयर 2019 में एक बच्ची थी DPS उपाड़ा की, उस बच्ची का उसने इतना प्रेशर ले लिया था, केमिस्ट्री का उसका फर्स्ट पेपर था और सर उसकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसके साथ कि वो उसका नेक्स्ट पेपर यानी वो जो पहला पेपर था उसका वो अच्छा ना हो सका, और उस बच्ची का इतना ज़्यादा वो प्रेशर हुआ माइंड के अंदर और उसको जो है ब्रेन हैमरेज हो गया और उसकी डेथ हो गई सडनली उसी दिन ही। तो ये जो प्रेशर बच्चों के ऊपर क्रिएट कर दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चों की या तो नेचुरल डेथ हो जाती है या वो सुसाइड अटैम्प्ट करने पे चले जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? रिसेंटली एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प्ट की और वो एक कागज़ का टुकड़ा छोड़ के गया। उस कागज़ के टुकड़े पे पता क्या बात लिखी हुई थी, जो मैं आज सब पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ। उस पेज के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं मैट्रिक में ज़्यादा नंबर नहीं ले सका, इसीलिए मैं मरने जा रहा हूँ। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ज़्यादा नंबर हासिल नहीं कर सकता। आप इस लॉजिक को समझें, ज़्यादा नंबर हासिल नहीं कर सका से मुराद ये है कि उसके घर वालों ने उसे कहा होगा कि तुमने ज़्यादा नंबर लेने हैं, इसीलिए उसकी ये स्टेटमेंट थी। स्ट्रेस लेवल है ना, जब तक बच्चों में ये ख़त्म नहीं होगा, बच्चे ना तो अपना जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर सकेंगे, ना अपना जो विज़न है उसको पहचान सकेंगे। देखें, जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो एजुकेशन फील्ड में इसीलिए आते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे गोल्स होते हैं। कुछ गोल्स होते हैं जो उनके पर्सनल होते हैं और कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो उनके घर वालों के होते हैं, जिसे हम ख्वाब का नाम देते हैं कि मेरे माँ बाप का ये ख्वाब है, ड्रीम्स। तो ड्रीम्स कम टू ट्रू व्हेन, जब बच्चे को फ्रीडम हासिल होगी, जब बच्चा अपनी मर्ज़ी से हासिल कर सकेगा। अब देखें, बच्चे को अगर उसके पेरेंट्स कहें कि बेटा हमारा ख्वाब है तुम MBBS डॉक्टर बन जाओ, तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बनेगा। उससे पूछें कि अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो करे। जब आप ज़बरदस्ती वाला जो जिसे हम कहते हैं कि डंडे वाला सिस्टम राज करेंगे ना, वो स्ट्रेस में आएगा, वो ऐसे इक़दामात भी उठाएगा, वो स्ट्रेस में भी जाएगा, वो किसी चीज़ का एडिक्ट भी होगा, वो कहते हैं उसकी जो बैठक है वो दूसरे लोगों के साथ भी जाके जमेगी, तो इसलिए वो अपना जो मकसद है वो कतन हासिल नहीं कर पाएगा। सर आपने डंडे वाला एक पॉइंट निकाला ना, तो मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि हमारी सोसाइटी में अक्सर जो है ना, बच्चों को डिग्रेड बहुत किया जाता है। जो बच्चा मतलब अच्छे मार्क्स नहीं लेता ना, उनको मतलब कर देता है पंजाबी में लाइक तय नहीं कर सकता, तू तो पढ़ ही नहीं सकता ना। इस तरह के बहुत सारे, स्पेशली जो हमारा विलेज एरिया ना, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और अब तो हमारे खैर सिटी लेवल में भी जो है ना, पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स, हम तो बड़े हो गए, हमारे पेरेंट्स नहीं रह गए,
तो वो लोग जो हैं मतलब अपने बच्चों को स्टिल अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं जो डिग्रेड करते हैं, कुछ तो बहुत मोटिव, और आपको पता है इनिशियल मोटिवेशन हमें घर से मिलती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को इस तरह कहते हैं? सबसे पहले तो पेरेंट्स को कहने से पहले मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, एक इंग्लिश का कोट है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, कि आपके मतलब सबसे बेहतर चीज़ आप खुद हैं। ठीक है, जब तक आप खुद फैसला नहीं ना कर सकेंगे कि मेरे लिए कौन सी चीज़ ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अक्सर कहता भी हूं, कब्र में जब हमसे सवाल जवाब होंगे वो कतन फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज़ मीन बाय केमिस्ट्री, ये 2 + 2 कितने होते हैं, ये इंजीनियरिंग कैसे होती है, ये MBBS के लिए कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। उनका क्राइटेरिया कुछ और है। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स कम मार्क्स पे खुश नहीं हैं, ठीक है, वो उन बच्चों को भी देखें कि जो एजुकेशन तक पहुँच ही नहीं सके। आप हमारी जो वेबसाइट है एजुकेशन की, वहाँ पे विज़िट करें तो आप देखें वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जो इनरोल हैं, और ये भी आप चेक करें कि जो इनरोल स्टूडेंट हैं उसमें कितने % वहाँ पे आके अटेंडेंस लगवाते हैं और पढ़ते हैं आके। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे, तो अगर उनके कम मार्क्स आते हैं तो वो उस पर क्या करें, सब्र करें, आगे ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे मार्क्स स्कोर करें। फिर वही बात आ गई, पहले मैंने बात की कि ज़्यादा नंबर और कम नंबर वाली, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि कम मार्क्स की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो स्ट्रेस लेता है, वो घर वालों की नज़रों में ख़ुद को बुरा समझता है। ठीक है, अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है जिसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा, एक बच्चा होता है कमाऊ पूत। ठीक है, अब घर वाले जो होते हैं पूरी ज़िंदगी इन दोनों का कंपैरिजन करते रहते हैं। अब वो अच्छे मार्क्स नहीं ना लेता, उसे अच्छी जो डिग्री है वो स्कोर नहीं कर पाता, अच्छी जॉब नहीं लेता, तो उसके घर वाले पता क्या करेंगे, तुमसे अच्छा तो ये हमारा लड़का है जो पढ़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें कमा के देता है। रिसेंटली आप देखेंगे ना तो स्टूडेंट्स ने हड़तालें की हुई थी, स्ट्राइक की हुआ था कि इस क्राइटेरिया को चेंज किया जाए, ताकि हम ये देखें वही बच्चे हैं, मैंने पहले आपको बताया कि अगर एक बच्चा 1000 में से 500 नंबर लेता है, एक बच्चा 1000 में से 900 नंबर लेता है, एडमिशन किसका होगा, 900 वाले का। ठीक है, हालांकि जो 500 नंबर वाला जितने मर्जी स्कोर अचीव कर ले जनरल असेसमेंट टेस्ट में, लेकिन अगर हम उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो एडमिशन ले लेगा। दैट मीन्स फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम तो एक बिजनेस बन गया ना। डेफिनेटली आप देखें जितने भी टेस्ट होते हैं, इसको छोड़ दें, जो प्राइवेट जॉब्स आती हैं, पाकिस्तान में NTS है जो सबसे बड़ा अदारा है जिस पे वर्क कर रहा है, उसकी फ़ीस है, अगर आप उसकी फ़र्ज़ करें 500 रुपये फ़ीस है। PPSC को ले लें, FPSC आप गवर्नमेंट सेक्टर पे चले जाएं, बिल्कुल इसी तरह फीस ले लेते हैं, इतनी ज़्यादा सीट्स होती हैं और पास कितने करते हैं, लास्ट पे सिर्फ 5 बिल्कुल इसी तरह अप्लाई करते हैं और 5 को वो जो रिक्रूट करते हैं, इट मीन्स कि इट इज़ अ बिजनेस। बिल्कुल, ये एक बिज़नेस है ना। हमने अब ये देखें प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, अब अगर मैं उसको ऐड करूँ, सॉरी टू से ऑन द रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूँ, लेकिन वो भी एक बिज़नेस है, लेकिन वो एक अच्छा बिज़नेस है अगर मैं समझूँ तो। वो कोशिश करते हैं कि इन केस ऑफ कंपटीशन हम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, हम अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्टूडेंट ग्रूमिंग है, वो गवर्नमेंट सेक्टर से अच्छी करें, इसीलिए वो उसका चार्ज करते हैं। और आपके सामने रिजल्ट्स हैं, जब आप उसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है सर, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए हमारा जो है हमारे पास ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास हमारा जो वर्ल्ड रैंक है इस वक्त एजुकेशन सिस्टम का वो 136 है, और हम यूनाइटेड नेशन में जो है वो 113 नंबर पे हैं। तो आप हमारे पाकिस्तान का जो है वो एजुकेशन सिस्टम में फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं? हमें क्या क्या इसमें जो है सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और क्या हमें जो है वो इसमें जो है वो चेंजेस करने होंगे? एक बड़ी मशहूर कोटेशन मैंने पढ़ी थी, द ऑल आई थिंक आई नीड इज़ अ चेंज। ठीक है, तो आप किस तरह का चेंज जो है वो इसके अंदर लाना चाहेंगे? हमारा जो सिलेबस है वो अप टू डेट है, लेकिन हमारा जो टीचर स्टाफ है वो पुराना है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, ऐसी ही हमारा मतलब फ़र्ज़ करें अब एक जो टीचर है वो 20 साल उसका एक्सपीरियंस है, वो पढ़ा रहा है, लेकिन 2 साल पहले हमारा जो सिलेबस है वो अपग्रेड हुआ, वो ऑक्सफोर्ड है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम उसने पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ठीक है, कि वो इंग्लिश मीडियम में बुक होती हैं, लेकिन बच्चों को किस में पढ़ाया जाता है? उर्दू में। उनसे पूछा कि सुना किस ज़ुबान में जाता? पंजाबी में। बिल्कुल सर, मैं आपको बल्कि ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी 49% जो है वो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकर है। ठीक है, लेकिन हमारी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है वो हमारी उर्दू है, हम प्रेफर ही नहीं करते। मैं भी आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैंने एक नाम निहाद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अप्लाई किया सर, जॉब के लिए मेरा इंटरव्यू था और मेरी उनसे डिस्कशन हुई,
और मैंने इंटरव्यू उर्दू में देना मुनासिब समझे क्योंकि मेरी नेशनल लैंग्वेज है, और मुझे रिजेक्शन इस बात पे कह के निकाल दिया गया, यानी उन्हें कह दिया कि हमारे यहाँ तो उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जाता, हम टोटली इंग्लिश मीडियम हैं। तो जब चलें 8th स्टैंडर्ड तक तो मैं इस चीज़ को मान लेती हूँ, लेकिन जब हम 9th स्टैंडर्ड, जब हम गवर्नमेंट सेक्टर, जाहिर सी बात है आपने O लेवल करना है, A लेवल करना है, आपको उर्दू तो पढ़नी पड़ेगी। तो उस लेवल पे फिर जब बच्चे जाते हैं तो आपको नेशनल लैंग्वेज होना है, तो हम नेशनल लैंग्वेज को छोड़ के हम जो है वो एक अपनी बिजनेस लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें देखें, एक बात मैं आपको ऐड करूं, इसमें सबसे पहले क्योंकि हम स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस है हमारा, तो वहीं से बात स्टार्ट करूंगा। एक जो बच्चा है वो स्कूल में जाके क्या ज़ुबान बोलता, फ़र्ज़ करें इंग्लिश, घर में अगर कोई उसके रिश्तेदार आ जाते हैं वो कोशिश करता है उर्दू बोले, घर वालों से बात वो पंजाबी में करता है, तो आप उसके किस एक्सेंट को आप याद रखेंगे? जब वो इसी उसके ज़ुबानों का मिल्क शेक बना हुआ है तो वो आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाके उसको किस तरह अडेप्ट करेगा। और दूसरी बात रही कि जिस तरह आपने बताया कि इंटरव्यू था, तो हर इंस्टीट्यूट के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, माइट बी पॉसिबल उनका स्टैंडर्ड हो कि उनको सिर्फ चाहिए इंग्लिश मीडियम का, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है अनफॉर्चुनेटली ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमारा जो सिलेबस है वो भी इंग्लिश मीडियम में है, तो डेफिनेटली हमारा जो एक्सेंट है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उस पे हमें ग्रिप हासिल होनी चाहिए। और इसका कतन मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो कौमी ज़बान है उसको हम इग्नोर कर दें।